दोस्तों, पृथ्वी के जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है। संसार के विद्वानों ने अलग अलग तरह से पृथ्वी के जन्म की कहानी अपने ढंग से प्रस्तुत की है। हमारे देश में भी पुराणों में पृथ्वी के जन्म की कहानी को मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह बात अलग है कि संसार के विद्वान अभी तक किसी एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके। फिर भी संसार के विद्वानों ने जिस निष्कर्ष को सम्मति दी है उसका संक्षेप यही है। 1749 में यह सिद्ध किया कि एक बहुत बड़ा ज्योति पिंड एक दिन सूर्य से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े टुकड़े उछलकर सूर्य से अलग हो गए। सूर्य के यही टुकड़े ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बने। इन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा पृथ्वी का भी था। इसके बाद सन 1755 में जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान कांट और सन 1796 में प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्लास ने भी यही सिद्ध किया कि पृथ्वी का जन्म सूर्य में होने वाले भीषण विस्फोट के कारण ही हुआ था। सन 1951 में विश्व प्रसिद्ध विद्वान जेरोड पी कूपर ने एक नया सिद्धांत विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पिंड शून्य में फैला हुआ है। सभी तारों में धूल और गैस भरी हुई है। पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण घनत्व प्राप्त करके यह सारे पिंड अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर काटने के कारण उनमें इतनी ऊष्मा एकत्रित हो गई है कि वे चमकते हुए तारों के रूप में दिखाई देते हैं। उनका यह मानना है कि सूर्य भी इसी स्थिति में था और वह भी अंतरिक्ष में बड़ी तेजी से चक्कर लगा रहा था। उसके चारों ओर वाष्पीय धूल का एक घेरा पड़ा हुआ था। वह घेरा जब धीरे धीरे घनत्व प्राप्त करने लगा तो उसमें से अनेक समूह बाहर निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगे। यही हमारे ग्रह उपग्रह हैं और इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है, जो सूर्य से अलग होकर ठंडी हो गई और उसका यह स्वरूप आज दिखाई दे रहा है। सूर्य से अलग होने पर पहले हमारी पृथ्वी चलते हुए वाष्पपुंज के रूप में अलग थलग पड़ गई थी। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीत जाने पर उसका धरातल ठंडा हुआ और इसके ऊपर सतह पर कड़ी सी पापड़ी जम गई। पृथ्वी का भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे उसके ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। उन्हीं सिकुड़नों को हम आज पहाड़ों घाटियों के रूप में देखते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और उससे भाप के बादल उसके वायुमंडल को आच्छादित कर रहे थे। उन बादलों के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। प्रकृति का ऐसा खेल था कि जलती हुई पृथ्वी के ऊपर जब बादल बरसते थे तो उन बादलों का पानी पृथ्वी पर फैलने के बजाय पुनः भाप बनकर वायुमंडल पर पहुंच जाता था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का धरातल जल रहा था, अंधकारपूर्ण था। इसीलिए पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंपों का निरंतर प्रभाव जारी रहा। करोड़ों वर्षों के इस प्राकृतिक प्रभाव से यह प्रक्रिया चलती रही और घनघोर वर्षा से पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि उसके धरातल पर वर्षा का जल ठहरने लगा। वर्षा के जल ने एकत्र होकर समुद्रों का रूप ले लिया। आज वही समुद्र पृथ्वी के 3/4 भाग में फैले हैं। मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी के चारों ओर छाए बादल छंटे, तब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंची। सूर्य की किरणें के पहुंचने के बाद ही जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसी अवस्था में पृथ्वी का स्थल भाग एकदम नंगा और गर्म ज्वालामुखियों से भरा हुआ था। इसलिए जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। पृथ्वी पर जीवन कब अचानक शुरू हो गया, यह तो कहना मुश्किल ही है, किंतु विद्वानों का कहना है कि जीवन के अंकुर विभिन्न अवयवों के बीच रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते प्रोटोप्लाज्मा के बनने से शुरू हुए। इसी प्रोटोप्लाज्म के एकत्रित होकर जीवकोश बनने के बाद जीवन भी आरंभ हुआ और यहीं से एक कोशीय जीव से लेकर हाथी जैसे जीवों का विकास हुआ। प्रारंभिक अवस्था में जीव एक कोशीय अवस्था में था। ये जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते थे और प्रत्येक भाग स्वतंत्र जीव बन जाता था। इन जीव कोशों के भीतर और बाहर सूक्ष्म परमाणु अपना प्रभाव दिखाते रहते थे। इन्हीं पर कालांतर में सेलुलोज का अवश्य चढ़ता रहा, जिससे क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ का एक विशेष गुण था, यह जिस कोश के भीतर रहता उसके लिए सूर्य का प्रकाश लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और पानी में बदल देता था और यह जीवन के लिए आवश्यक तत्व बन गया। यहीं से जीवन की रफ्तार शुरू हुई। यही हरे रंग वाले एककोशीय जीव पौधे के रूप में विकसित हुए। जिन जीव कोशों ने जो अपने में प्राणरहित का गुण पैदा किया, वे आगे चलकर पृथ्वी पर वनस्पति के विकास का कारण बने और संसार में असंख्य प्रकार की वनस्पतियों का जन्म हुआ। जिन जीव कोशों ने अपने शरीर के चारों ओर सेलुलोज आवरण धारण कर लिया, मगर उनके भीतर प्राणहरित का गुण उत्पन्न न हो सका। वे चलने फिरने का गुण तो अपना सके, किंतु अपने लिए भोजन न जुटा सके। इसलिए उन्होंने अपने आसपास के हरे रंग के जीव कोशों को खाना शुरू कर दिया। ऐसे जीव हरे वाले जीव कोशों की तरह गैसों और पानी को अपने लिए पानी और ऑक्सीजन में न बदल सके, इसलिए वे अन्य जीव कोशों को खाकर विकसित होने लगे। इन्हीं से सारे संसार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। इस तरह करोड़ों वर्षों में विकास की विभिन्न कड़ियों के बाद संसार का जीवन चक्कर आरंभ हुआ। मनुष्य भी इस विकास की सबसे ज्यादा विकसित कड़ी है, जिसने अपने मस्तिष्क का अद्भुत विकास कर जल, थल और आकाश तीनों को अपने अधीन कर लिया है।
ऐसा मेधावी मानव भी पहले तो वनों में ही रहता था, किंतु उसने धीरे धीरे वनों को साफ कर खेती की और अपना समाज स्थापित कर लिया। वनों के बाहर रहकर भी वनों को उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका जन्म और विकास तो इन्हीं वनों में हुआ था। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं वनों से करता था। जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ी, उसकी भौतिक सुखों की लालसा भी बढ़ी और उसने वनों में रहने वाले प्राणियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उपयोगी जानवरों के मांस और दूध के लिए पाना शुरू कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने अपने काम को अन्य प्राणियों से अलग कर लिया और अपने बनाए अप्राकृतिक वातावरण में रहते हुए तथा अपने भौतिक सुखों को अभिवृद्धि के लिए वह उस प्रकृति जिसमें उसका विकास हुआ था को ही नष्ट करने लगा। अब ये हालात की प्रकृति के साथ ही मनुष्य की छेड़छाड़ इतनी बढ़ गई है कि यदि इसे शीघ्र ही नहीं रोका गया तो यह वन प्राणियों और वनस्पतियां ही नहीं, स्वयं मानव सभ्यता के लिए भी घोर संकट पैदा कर देगा।